स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं यूपीएससी सीएसई 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 78 हासिल करने वाली सुरभि गोयल जी। वेलकम सुरभि टू स्टडी IQ and lots of congratulations. Thank you. Thanks a lot. Getting your name in the final list is a big deal and getting your rank in top 100. It's definitely incredible. तो सुरभि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, जो आपकी ग्रेजुएशन रहा है उसके बाद फिर कैसे यूपीएससी का थॉट आया। तो मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की है और मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटेक मैंने करी थी महाराजा अग्रसेन से, और उसके बाद मैंने कैट का एग्जाम दिया था। कैट मेरे 98.7 परसेंटाइल आई थी। तो जब कैट का रिजल्ट आया नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना है, बिकॉज MBA इस मेरी जनरल इंक्लिनेशन नहीं थी। मैंने कैट दे दिया था बिकॉज माई फ्रेंड्स एडवाइज कि यू शुड गो फॉर द एग्जाम, यू विल क्रैक इट। तो जब तक कैट का रिजल्ट नहीं आया था बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं सोच रही थी कि हाँ मुझे यूपीएससी देना चाहिए। एंड उससे पहले बचपन में एक बार 6th क्लास में जब मैम पूछती हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तब मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। क्या उस टाइम मैं सीरियस नहीं थी तो मैंने उस पर ज़्यादा फॉलो ऑन नहीं किया। लेकिन फिर कैट का जब रिजल्ट आया देन इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी कि मैं यूपीएससी चूज करूँ कैट के अगेंस्ट, बिकॉज आई स्कोर 98.7 परसेंटाइल इन दैट। And a lot of people told me कि Surbhi, you're not taking the right step, but it was a big risk. But I chose UPSC because I felt कि I am more suited to this field. I think कि जो humanities and हमारे national development वाली जो field है, ये मुझे ज़्यादा personally suit करेगी as compared to the MBA field. Obviously, it is a very nice field for anyone who has their inclination towards it. तो इस तरीके से मैंने UPSC की तरफ मैं आगे बढ़ी। एंड आई थिंक जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग भी सजेस्ट कर रहे थे कि कैट की में इतनी अच्छी परसेंटाइल थी, यू शुडंट लीव इट एंड परस्यू सिविल सर्विसेज, क्योंकि प्रिपरेशन आई थिंक इटसेल्फ इज सो डिमांडिंग एंड आल्सो अनप्रेडिक्टेबल कि एक स्ट्रॉन्ग बैकअप छोड़ के आना एंड देन प्रिपेयरिंग फॉर इट वाज अ बिग रिस्क, बट आपने अपने एफर्ट्स से यू प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग एंड आई एम श्योर आज आप एक बहुत बड़ी सभी के लिए एग्जाम्पल होंगे कि व्हाटएवर choice you make for yourself, stay firm by that. Yes, exactly. तो जब एक बार सोच लिया कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, कैट का इतना अच्छा रिजल्ट था, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, कैसे चीजें प्रोग्रेस की? जो चाइल्डहुड ड्रीम था उसके बारे में पहला कदम क्या रहा? पहला कदम तो मेरा ये था कि मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा टॉपर्स जो आंसर लिखते हैं कोरा पे, यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं कुछ टॉपर्स की, वो मैंने देखी, थोड़ा समझा मैंने। मैंने इनिशियल किताबें खरीदी, एक लक्ष्मीकांत की और पॉलिटी के लिए, और एक स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की होती है। 2 ही किताबें मैंने खरीदी क्योंकि मैं बहुत डाउटफुल थी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, बहुत कंफ्यूज थी मैं। एंड ऐसा नहीं है कि मैं किसी पुराने सिविल सर्वेंट को जानती हूँ, तो मेरे पास कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं थी। मैंने अपने आप से ये सोच समझ के और गलतियां करते हुए करा है। इनिशियल तो मेरा यही था। एक बार मैं राजेंद्र नगर गई थी इनिशियली, जहाँ बच्चे जाते हैं अक्सर, वहां मैं थोड़े महीने रही भी, और मैंने इनिशियली एक कोचिंग ज्वाइन करी थी वहां पे। लेकिन वो मुझे इतना हेल्पफुल नहीं लगा ऑनेस्टली, और मुझे ऐसा लगा कि मैं घर पे ही खुद से ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाऊंगी। तो फिर वापस आ गई थी मैं उसके 1 महीने बाद ही, और कोचिंग वगैरह फिर मैंने उसके बाद नहीं ली कोई भी। मतलब मैंने कोचिंग अटेंड नहीं करी, था तो 1 ईयर का कोर्स, बट मेरे को लगा कि मैं खुद करूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका अलग है। और अगर बच्चों को भी डाउट रहता है कि मैम कोचिंग करें ना करें, तो आई वुड से कि आप कोचिंग के बिना भी कर सकते हो। आई एम एन एग्जाम्पल। और खुद से अकेले कर सकते हो, यू डोंट नीड एनी पर्सनल मेंटोर और एनी कोचिंग टू मेक यू क्लियर द एग्जाम। तो इस तरीके से मेरी इनिशियल जर्नी रही। जैसे आपने बताया कि इट्स नॉट मैंडेटरी टू टेक कोचिंग, बट जो प्लान है सेल्फ स्टडी का दैट शुड बी आल्सो फुल प्रूफ। तो जो फुल प्रूफ प्लान आपका था, जो स्ट्रैटेजी आपने अपने लिए अपनाई, अगर उसको टाइमलाइन में बता के कि अभी मैंने इतने से इतने महीने हमने ये पढ़ा, उसके बाद फिर सिलेबस को किस तरीके से परसीव किया, नोट्स बनाए, तो व्हाट वाज दैट फॉर यू? जी, तो मैं कहूंगी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा स्ट्रेटेजी जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल भी फुल प्रूफ नहीं थी। एंड मैंने काफी गलतियां करी इनिशियली। मैंने सिर्फ फिल्म्स के जो हमारे 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उन पे ही फोकस करा। लेकिन सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने धीरे धीरे अपने प्लान को इम्प्रूव करा,
और जिस स्ट्रैटेजी की आप बात कर रहे हैं उसको फॉलो करा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले बच्चों को ऑप्शनल कवर करना चाहिए। मैंने भी सबसे पहले ऑप्शनली कवर किया था। ऑप्शनल को आप 3 to 4 months दीजिए। मैंने एंथ्रोपोलॉजी को 4 months दिए थे अराउंड, एंड 4.5 months। और उसके बाद जब आपका ऑप्शनल हो जाता है, उसके बाद आप जीएस लाइन वाइज शुरू करिए। कि सपोज जीएस 1 से शुरू किया और जीएस 1 में आर्ट एंड कल्चर से शुरू करा, फिर हिस्ट्री करी, फिर ज्योग्राफी करी, एंड 1 by 1 उनके टेस्ट देती गई मैं सेक्शनल, जब पूरा हो गया सब्जेक्ट को। एंड इस तरीके से मैंने GS 1 2 3 4 और साथ में मैं ऐसे करती थी बाई वीकली बेसिस पे। तो ये मेरी थी स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से मैंने किया। और जैसे ही प्रीलिम्स आने वाला है तो उससे पहले 2-3 months का आप गैप रखिए कि हाँ अब मैं प्रीलिम्स करूंगा। तो इससे क्या होगा कि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो आप मेंस के लिए ऑलरेडी रेडी होंगे। वरना क्या होता है कि बच्चे अक्सर प्रीलिम्स की तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन मेंस की तैयारी नहीं कर रखी होती है, तो फिर वो साइकिल में फंस जाएंगे कि वापस मेंस देना पड़ेगा। वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि अगर सपोज आज कोई शुरू कर रहा है अगले अटेम्प्ट के लिए, तो वो अभी 3-4 महीने ऑप्शनल पढ़े और उसके बाद 4-5 महीने जीएस पढ़े, और जो बचे 3 महीने वो प्रीलिम्स के हुए। मैं जीएस के लिए बात करना चाहती हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास कोई भी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, बुक्स के साथ तो वो कैरी ऑन कर सकते हैं, बट जो भी करंट अफेयर्स आते हैं उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट, नए कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड अप होते हैं। तो उसको वो कैसे पढ़े, न्यूज़पेपर को एक्चुअली कैसे सब्सटैंशिएट करे, जो हम कहते हैं स्टैटिक प्लस डायनेमिक। जी, तो करंट अफेयर्स के लिए जो है मेरी स्ट्रेटेजी सबसे पहले तो ये थी कि मैंने द हिंदू पढ़ा पूरे 3-4 साल रेगुलर बेसिस पे। और द हिंदू को पढ़ने का ये है तरीका कि सिलेबस हम यूपीएससी का पढ़ें कम से कम 1-2 महीने रोज। तो उससे हमें समझ में आने लगेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर में से। तो इनिशियली तो मुझे 3-4 आवर्स लग जाते थे जब मैंने शुरू किया था पढ़ना, बट ग्रेजुअली आई वाज एबल टू रिड्यूस इट टू 45 मिनट्स टू 1 आवर। तो इतना ही आपको टाइम लगना चाहिए, ये नॉर्मल टाइम होता है। उसके अलावा मैं एक ओनली आईएएस करके एक यूट्यूब चैनल है, तो वहां से मैं देख लेती थी कौन से एडिटोरियल पढ़ने हैं। तो पूरी वीडियो मैं नहीं देख पाती थी, लेकिन मैं ये देख लेती थी कौन सा एडिटोरियल पढ़ा जाए। एंड सेकेंड चीज मैं सप्लीमेंट करती थी इसको एक करंट अफेयर मैगजीन से। किसी भी इंस्टीट्यूट की पकड़ सकते हैं जो उनको कंफर्टेबल लगता है। तो मैं मंथली मैगजीन पढ़ती थी, और सपोज अभी जून की मैगजीन आई तो मैं कोशिश करती थी कि प्रीलिम्स के पहले एटलीस्ट मैं उसको 2 times रिवाइज कर लूँ या 3 times रिवाइज कर लूँ। तो इससे क्या होता है कि जब प्रीलिम्स का टाइम आने वाला होता है तो वो करंट अफेयर्स हमारे काफी टिप्स पे आ जाएंगे, उसको हम जब रिवाइज करेंगे। एंड रही बात मेंस की करंट अफेयर्स की, तो GS 2 और GS 3 और उसके अलावा ऑप्शनल, इनमें हमारा करंट अफेयर्स का काफी अच्छा रोल होता है। तो इसके लिए मैं ये करती थी, न्यूज़पेपर पढ़ते समय सपोज मुझे कोई अच्छा फैक्ट या जजमेंट मिलती है, द हिंदू में बहुत सारी जजमेंट्स आती हैं पॉलिटी के लिए, कोई इंपॉर्टेंट केस चल रहा होता है, या फिर हम कहते हैं कि कोई ऑप्शनल से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स की न्यूज आती है, तो वो उसकी मैं उस टाइम फोटो ले लेती थी और अपने नोट्स में बाद में ऐड कर देती थी उनको। तो इस तरीके से थ्रू आउट द ईयर 2 years करने से मेरे नोट्स जो है जजमेंट्स के, कमिटीज आती हैं कुछ न्यूज़पेपर्स में, ये मेरे पूरे नोट्स बन गए थे पूरा प्रॉपर। तो ये क्या होता है, हम इनको जब आंसर्स में लिखते हैं जीएस में, तो इससे वैल्यू एडिशन बहुत अच्छी होती है। और मैं सजेस्ट करूंगी कि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना तो मुझे पर्सनली बहुत टफ लगता था, तो आई ट्राइड इट फॉर 2 months, लेकिन मैं नहीं कर पाई। आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जो कर पाते हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। तो मैं करंट अफेयर्स मैगजीन पे रिलाई करती थी, उनमें मैं प्रीलिम्स का और मेंस का मार्क कर लेती थी और उसके हिसाब से मैं रिवाइज करती थी। मैं न्यूज़पेपर से ये चीजें जो छोटी छोटी होती है वैल्यू एडिशन वाली, ये मैं जरूर लेती थी। मुझे लगता था कि ये जो है न्यूज़पेपर से ही सबसे बेस्ट सोर्स है। तो ये मेरा स्टाइल था करंट अफेयर्स कवर करने का। तो सुरभि, आपने बताया कि आप नोट्स नहीं बना पाते थे, और डेफिनेटली हमने कई बार सुना भी है और कि न्यूज़पेपर्स फ्रॉम नोट्स, ओनली। फ्रॉम न्यूज़पेपर, क्योंकि इवन इफ फॉर 1 year यू मेक, वो नोट्स इतने सारे हो सकते हैं तो वो आप रिवाइज नहीं कर सकते, वो फीजिबल नहीं है। तो जो वैल्यू एडिशन की आप बात करिए, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप अगर और उस पर एम्फेसिस कर सकें और थोड़े एग्जांपल्स के साथ उसे बता सकें, तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स। जी, तो वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो वो हर सब्जेक्ट के लिए अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम GS 1 में ज्योग्राफी की बात करते हैं या सोसाइटी की बात करते हैं, तो उनमें हम मैप्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिलीज हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि हमारी इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, तो वो हर स्टेट का बताया गया था। सिमिलरली बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है हमारी कंट्री की स्टेट वाइज, तो जो स्टेट ज्यादा पुअर है वो रेड में होती है न्यूज़पेपर में, जो कम होती है वो ग्रीन में होती है। तो इसको हम अपने हिसाब से पेन से ही अलग अलग डिजाइन बना के शो कर सकते हैं मैप से। तो ये चीज मैं न्यूज़पेपर से ले लेती थी और अपने शो कर देती थी आंसर्स में। और सिमिलरली अगर पॉलिटी की बात करें, तो सपोज हमें अगर दिखाना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स और होमोसेक्सुअल्स पे जजमेंट दी है, तो इसमें हम नालसा जजमेंट की बात कर सकते हैं। तो ये एक वैल्यू एडिशन का एग्जाम्पल हो गया। और वैल्यू एडिशन पॉलिटी में बहुत सिंपल है। पॉलिटी में हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आर्टिकल्स डालें।
तो हर चीज का हमारे को आर्टिकल पता होना चाहिए। तो सपोज अगर हम सीएजी की बात करें तो आर्टिकल 148 हमने फटाफट लिख दिया। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें वैल्यू एडिशन की हिस्ट्री में या वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो इनमें भी हम मैप्स बना सकते हैं बहुत इजीली। हिस्ट्री में सपोज रिवोल्ट 1857 कहाँ कहाँ हुआ वो शो करना है तो वो हम मैप से शो कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम बात करें GS3 की, तो GS3 में इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स आते हैं बहुत बार न्यूज़पेपर में कि एफडीआई इंडिया में इतना इतना आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ ऐसी ऐसी जा रही है। तो जो जीडीपी ग्रोथ का कर्व है पूरा वो हम आंसर में डाल सकते हैं। इवन इस बार क्वेश्चन आया था GS3 में जीडीपी पे कि वो के शेप्ड है या वी शेप्ड ऐसे करके, तो उसमें मैंने एक जीडीपी का प्रॉपर फिगर्स लर्न करके जीडीपी के फिगर्स मैंने इकोनॉमिक सर्वे से निकाले थे और मैंने मैप बना के शो किया था कि इस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रोथ जा रही है। तो इस टाइप के फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, उस पर भी मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ बच्चों के साथ। अभी मैंने रिसेंटली उस पर कोटेशंस डाले थे। कोटेशन से बहुत अच्छा सोर्स है वैल्यू एडिशन का। तो ये कोटेशंस जो है हमें सिर्फ ऐसे में रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए, इवन GS4 के आंसर्स के कंक्लूजन में हम कोटेशंस डाल सकते हैं, और इवन बाकी जो GS1 to 3 है उनमें भी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार हमारा एक क्वेश्चन था GS2 में ऑन विमेन जजेस, तो इसके एंड में मैंने एक विमेन जजी है जो सुप्रीम कोर्ट की, उनकी कोटेशन डाली थी। तो उनका कुछ इस तरीके से कहना था कि अगर विमेन होती है जुडिशरी पे, तो जुडिशरी की जो जजमेंट्स होती है वो एक अलग ही रूप लेकर आती है बाहर, जो कि बहुत ही होलिस्टिक होता है। तो एग्जैक्ट मुझे जज का नाम अभी नहीं रिकॉल हो पा रहा है, बट वो मैंने कोटेशन डाली थी और आई थिंक इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माई मार्क्स एज वेल। आई स्कोर्ड वेरी वेल इन GS2। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके की चीज जो है बच्चे GS2 में नहीं करते हैं, तो वो GS2 में भी की जा सकती है। तो ये इस तरीके से हम अलग अलग वे में वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं। सुरभि, फॉर एग्जाम्पल जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं स्पेसिफिकली नए एस्पिरेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगी जो प्रिपरेशन में नए हैं। एक बार बेसिक बुक्स कंप्लीट करके उनको करंट अफेयर्स पर जाना चाहिए, या फिर साथ ही साथ दे कैन ऑल्सो लुक फॉर द करंट अफेयर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, उन्हें लगता है कि अभी उनके बेसिक नहीं कंप्लीट है। तो व्हाट यू सजेस्ट? तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना डे ही करंट अफेयर्स से शुरू करो और द हिंदू सबसे पहले पढ़ो। जब आप धीरे धीरे द हिंदू पढ़ने लगोगे तो आपका बेस अपने आप बनने लग जाएगा। आई नो कि इनिशियली हमें लगता है कि हाँ हमने मेन बुक्स नहीं कवर करी है तो अखबार समझ में आएगा या नहीं आएगा, ये मेरे साथ भी होता था, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि वी शुड कवर बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली। इससे क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप होगा। लेकिन अगर हम करंट अफेयर्स को डिले करते रहेंगे तो वो जो हमारा बेस है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता जा रहा है मेरे ओपिनियन में। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि सबसे पहले में मेन सब्जेक्ट्स कवर कर लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स तो सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर से लिंक होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स हमें फिर भी डायरेक्टली समझ में आ जाते हैं न्यूज़पेपर से। लेकिन न्यूज़पेपर्स के लिए हाँ मैं कहूंगी कि जरूर न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए आप जैसे ही प्रिपरेशन शुरू करते हो, बल्कि प्रिपरेशन शुरू करने से पहले द हिंदू शुरू करिए। एंड एक बार आपने एक महीने का, सपोज अभी जून चल रहा है तो पूरे जून का आपने पढ़ लिया द हिंदू, तो उसके बाद कोई ना कोई मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट की आप उसको लेकर रिवाइज करिए उसको। तो ये आपको 1 मंथ का जो है करंट अफेयर प्रिपेयर हो गया। एंड हमने जैसे देखा है प्रीलिम्स में थोड़ा सा पुराने ही करंट अफेयर्स आते हैं जो 1 या 1.5 ईयर्स ओल्डर होते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर बच्चा वेट करता है या डिले करता है करंट अफेयर्स को, तो क्या होता है कि जो करंट अफेयर्स आने होते हैं वो तो पीछे छूट गए। तो आई वुड से कि साथ में करना चाहिए दोनों चीजों को। और आपने जैसे बताया कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाते थे, बट जो भी न्यूज़ आ रही है उसको कैसे साथ लेकर नोट्स बनाना है, कैसे रिमेम्बर, हाउ विल दे रिमेम्बर इट फॉर लॉन्ग टर्म? फॉर रिमेम्बरिंग आई थिंक द बेस्ट वे इज कि आप रोज पढ़िए उसको। देयर इज नो वे कि अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं याद रहेगा, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि जो हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं वो किसी मैगजीन में भी नहीं आता है। लेकिन अगर वो प्रीलिम्स में आएगा एंड इफ यू हैव स्टडीड इट कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर, देन वो आप आंसर टिक कर पाओगे। तो फर्स्ट वे तो यही है कि रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका अपने आप एक बेस डेवलप हो जाएगा बहुत सारी बेसिक चीजों में। एंड सेकेंड जो मैंने बताया कि करंट अफेयर्स मैगजीन होती हैं तो उनके थ्रू मैं रिवाइज किया करती थी, और उसके अलावा मैं मार्क कर देती थी कि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। और जो चीज मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती थी, जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फॉर अगेंस्ट वगैरह करके, उनको मैं मेंस के लिए मार्क कर देती थी कि इनको मैं मेंस के लिए रिवाइज करके मेंस में डालूंगी आंसर्स में। आई थिंक काफी स्टूडेंट्स को क्लैरिटी हो गई होगी कि जो हम कहते हैं स्टैटिक प्लस डायनेमिक इंटीग्रेटेड स्टडीज वो क्या होती हैं। मैं थोड़ा सा ऑप्शनल पे बात करना चाहूंगी। आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चुना था, क्यों चुना था? और बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन टू कम टू कंक्लूजन कि कौन सा ऑप्शनल चुनना है, बिकॉज आपकी रैंक मेजरली आपके ऑप्शनल के नंबर पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी के लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो अप किए थे, एंड व्हाट वाज योर डिटेल स्ट्रैटेजी फॉर इट? सो ऑप्शनल मेरा चूज करने का ये तरीका था कि मैंने सबसे पहले सारे ऑप्शनल की लिस्ट निकाली थी।
एंड आई वेंट थ्रू ऑल द ऑप्शनल्स एंड मैंने ये सोचा कि मैं कौन से ऑप्शनल को पढ़ने में इंटरेस्टेड रहूंगी, और मेरा यही मेन क्राइटेरिया था। मैंने ये क्राइटेरिया नहीं देखा जैसे लोग देखते हैं कि यूपीएससी किसको ज्यादा अच्छे नंबर दे रहा है वगैरह, तो मैं ये सब मैंने नहीं देखा, बिकॉज ये चीज हमारे हाथ में नहीं है मेरे ओपिनियन में। तो इसके अलावा मैंने सारे ऑप्शनल की लिस्ट निकाली एंड आई स्टडीड द सिलेबस ऑफ ऑल द ऑप्शनल्स, एंड उसमें से मैंने 3-4 ऑप्शंस शॉर्ट लिस्ट करे थे, उनमें एक एंथ्रोपोलॉजी था। तो वो ऑप्शनल ऐसे थे जो मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड रहूंगी। इंटरेस्टेड रहना क्यों इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर एक अटेम्प्ट भी देना है तो एटलीस्ट हमें उसको 4-5 महीने ऑप्शनल्स को पढ़ना पड़ेगा, एंड अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो हमें उससे ज्यादा भी उसे पढ़ना पड़ सकता है, उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। तो ऑप्शनल एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम दूर ना भागें बल्कि उसके पास जाएं। तो इसीलिए मैंने यही क्राइटेरिया रखा अपना कि किस चीज में मुझे इंटरेस्ट रहेगा। और जब मैंने ये 5-6 सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिए थे, फिर उसके बाद मैंने इनके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा आइडिया लग गया था कि एंथ्रोपोलॉजी इज द सिलेबस आई वांट टू स्टडी, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है जिसमें काफी इंटरेस्ट बना मेरा, क्योंकि उसमें ह्यूमन सोसाइटी के बारे में भी है, ट्राइबल्स के बारे में भी है, और इंडियन कल्चर के बारे में भी है, और इसके अलावा जिस तरीके से हमारा आर्कियोलॉजी है एंड पूरा जो एवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का उसके बारे में भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही ज्यादा एक रिच सब्जेक्ट है वो, जिससे मेरी भी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज किया था। एंथ्रोपोलॉजी जो है बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, ऑप्शनल हो तो है हमारा, क्योंकि इससे हमारे जो है मेंस का स्कोर काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है मेरे ओपिनियन में। तो इसके लिए मैंने जैसे सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैंने मुनि रत्नम सर के नोट्स आते हैं वो मैंने खरीदे थे, और मुनि रत्नम सर के नोट्स जो है वो ओवरऑल आते हैं पूरे एंथ्रोपोलॉजी के लिए, वो मैंने यूज करे थे। उसके अलावा सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक एन के वैद सर की किताब आती है इन सर्च ऑफ आवर सेल्स, उसको मैंने रेफर किया था। उसके अलावा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पी नाथ किताब आती है, उसको मैंने रेफर किया था। और उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए डी के भट्टाचार्य सर की किताब आती है, वो मैंने पढ़ी थी। एंड इंडियन एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी जो पेपर 2 फॉर्म करता है, इन्हें मैंने नदीम हसनैन की किताब पढ़ी थी। इसके अलावा मुनिरत्नम सर के नोट्स तो थे ही, एंड साथ में मेरे को जो भी टॉपिक लगता था कि मेरा कम अच्छे से प्रिपेयर हुआ है तो वो मैं इग्नू गूगल कर लेती थी और वो टॉपिक लिखकर इग्नू लिख देती थी, साथ में यूपीएससी लिख देती थी, तो उससे काफी अच्छा कंटेंट आ जाता था। इग्नू जो है उसका बहुत ही अच्छा कंटेंट है एंथ्रोपोलॉजी के लिए मेरे ओपिनियन में। एंड पेपर 2 ट्राइबल सेक्शन के लिए मैंने खाका रिपोर्ट पढ़ी थी बहुत अच्छे से, ऑलमोस्ट मेरा जो सारा कंटेंट है ट्राइबल्स का वो मेरा खाका रिपोर्ट से ही था। एंड खाका रिपोर्ट में भी मैं ये जब जो भी कंटेंट वहां से लेती थी उसमें सिर्फ ये मेंशन नहीं करती थी कि मैंने खाका कमेटी से लिया है, बल्कि मैं बताती थी कि खाका कमेटी में फुटनोट्स में लिखा हुआ है कि हु हैज एक्चुअली डन दैट केस स्टडी और हु हैज डन दैट रिसर्च, वो फैक्ट किसका है, तो वो मैं मेंशन करती थी कि हाँ ये इनका फैक्ट है। उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर से वैल्यू एडिशन करती थी एंथ्रोपोलॉजी के लिए, तो न्यूज़पेपर्स में अक्सर एंथ्रोपोलॉजिकल न्यूज़ बहुत सारी आती है कि ये नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है, या फिर कुछ हमारे फैमिली साइज जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं या जॉइंट फैमिलीज कम हो रही हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ है हमारे एंथ्रोपोलॉजी में बहुत काम की है। तो मैं ये करंट अफेयर्स की चीज़ भी नोटिस में रखती थी अपने, एंड व्हाट इट डिड वाज कि जो भी रिसर्चर होता था उसका मैं नाम के साथ अपनी कंक्लूजन में मेंशन करा करती थी कि दिस इज हाउ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स आर, कि एंथ्रोपोलॉजी आज की सिचुएशन में ऐसा चल रहा है काम में। और उसके अलावा तो मेन चीज ये थी कि मैं हमेशा थोड़ी सी टॉपर्स की आंसर कॉपीज वगैरह देखती रहती थी टू अंडरस्टैंड कि इफ आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड देन मैंने एक एंथ्रोपोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी L2A में, तो वहाँ पे मैं सेक्शनल टेस्ट दिया करती थी। सेक्शनल टेस्ट देने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, कि सपोज हमने एक चैप्टर प्रिपेयर करा और फिर हमने उसका टेस्ट दिया तो वो अच्छे से पता चल जाता है कि हम इस चैप्टर में अच्छे हैं या इस चैप्टर में बुरे हैं। सो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर एंथ्रोपोलॉजी। सर भी आपने काफी अच्छे से बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 की क्या अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, बट अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इट्स अ वेरी फेवरेट ऑप्शनल। काफी सारे लोग इसको चुनते हैं, बट अपने आंसर्स को कैसे सबसे अलग बनाएं? जैसे हमने कहा कि इट्स अ फेवरेट ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। जी, आंसर को अलग बनाने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम सिर्फ अपने आप को एक सोर्स से लिमिट ना करें। तो ये मेरी अप्रोच थी, मैं एक सोर्स से लिमिट नहीं करती थी अपने आप को। तो फॉर एग्जांपल अगर सोशल कल्चरल की बात करें तो उसके लिए मैंने एम्बर एंड एम्बर किताब भी पढ़ी थी, वैद सर की किताब भी पढ़ी थी और मुनिरत्नम सर के नोट्स भी देखे थे। तो इससे क्या होता है कि हमें अलग अलग पॉइंट्स पता चलते हैं एक ही टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल कल्चरल की बात करें तो उसमें मैं हमेशा आंसर्स में थिंकर्स से शुरू करती थी। तो अगर सपोज हम बात करें मैरिज की तो उसमें मैं कैथलीन गॉक की डेफिनेशन को मेंशन किया करती थी। और सिमिलरली अगर हम फैमिली की बात करें तो उसमें मैं जीपी मॉर्डॉक की डेफिनेशन लिखती थी,
उनकी किताब का नाम लिखती थी साथ में, और उसकी किताब का ईयर का नाम भी लिखती थी। तो ये मैं हर आंसर में करती थी जब सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात आती है। उसके अलावा सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम डायग्राम्स बना सकते हैं मैरिज के और फैमिली के। एंड करंट अफेयर्स मैंने जैसे बताया मैं हमेशा डालती थी, हर आंसर में मैं कोशिश करती थी जिसमें मैं डाल सकती हूँ मैं डालूं। अगर हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो उसमें मैं डायग्राम्स तो हर कोई बनाता है, आई थिंक वो तो बहुत ही एसेंशियल है। उसके अलावा उसमें भी मैं थिंकर्स डालने की कोशिश करती थी, स्पेशली अगर हम बात करें फॉसिल्स की, जो होमो इरेक्टस है, निएंडरथल्स है, इन सब की। तो इनके लिए मैं करंट अफेयर्स ढूंढती थी कि आज इन पे कोई नई रिसर्च हुई है क्या। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका, जैसे कि निएंडरथल्स हैं, तो अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई है 2020 में, जिससे पता चला कि हमारे यूरोपियंस जो हैं उनमें अभी भी 2% जो है निएंडरथल जीन है। तो ये 2020 की रिसर्च है, ये मैं अपने कंक्लूजन में डालती थी। तो ये बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव देता है कि हम सिर्फ रट नहीं रहे हैं, वी आर एक्चुअली स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैं टूल्स बनाती थी अपने आंसर्स में, और उसके अलावा जो साइट्स होती हैं जहाँ पे वो हैबिटेट करा करते थे अर्लियर ह्यूमंस, उनको मैं ड्रॉ करने की कोशिश किया करती थी। मैप पे मैं शो करा करती थी व्हाट आर द प्लेसेस जहाँ पे हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं। एंड अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए मैंने बहुत ज्यादा स्टडीज को सर्च किया था। केस स्टडीज होती हैं, अलग अलग रिसर्चर्स हैं वो इंडिया में बहुत सारी स्टडीज करके गए हैं, तो उनको मैंने काफी सर्च करा। मैं अलग अलग पीडीएफ्स होती हैं ऑनलाइन अगर हम सर्च करें तो, और उसके अलावा इग्नू है हमारा, जिसमें बहुत सारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी स्टडीज मिल जाती हैं। तो ये स्टडीज मैं ढूंढती थी, ये मैंने किया था जब मैं एक बार सेकेंड अटेम्प्ट में जैसे एंथ्रोपोलॉजी प्रिपेयर कर चुकी थी। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मैंने दोबारा से एक बार सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करा और कुछ अपने आंसर्स को इम्प्रूव करा। तो क्या होता है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी इससे रिलेटेड, कि अगर एंथ्रोपोलॉजी हम पूरी पढ़ चुके हैं उसके बाद हम बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम पेपर 2 की कोई चीज पेपर 1 में लिंक कर पाते हैं तो दैट शोज कि वी हैव अ वेरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल पेपर 2 में एक टॉपिक आता है सोशल ग्रुप से रिलेटेड रेफरेंस ग्रुप का, तो इसको मैंने संस्कृताइजेशन जो टॉपिक पेपर 2 में आता है उससे लिंक करा था। एम एन श्रीनिवास प्रोफेसर का टॉपिक है वो। तो इस तरीके से मैं कहूंगी कि हम आंसर्स को यूनिक बना सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली है रिटन एग्जामिनेशन, रिटन स्टेज, प्रीलिम्स और मेंस। अब मैं थोड़ा सा आपके पर्सनालिटी टेस्ट का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, बिकॉज एवरीबडी हैज अ क्यूरियोसिटी कि वहाँ बोर्ड के सामने क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज एन एस्पिरेंट हु इज एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो कैसे टैकल करते हैं अपने क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं बहुत ही काम कंपोज्ड वे में। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो फर्स्ट डे ही था, सो आई हैड नॉट वेरी मच टाइम टू प्रिपेयर। एंड जैसे अक्सर क्या होता है कि जब रिजल्ट आते हैं उसका कम से कम 1 महीना होता है इंटरव्यू में, लेकिन इस बार अराउंड 10 to 14 days का ही गैप था। तो उसमें ही मैं जितना प्रिपेयर कर पाई थी, आई ट्राइड माई बेस्ट। सो व्हाट आई डिड वाज आई प्रिपेयर्ड माई डैफ एंड आई प्रिपेयर्ड करंट अफेयर्स। आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई वेंट टू फ्यू मॉक्स, मैं ज्यादा मॉक्स में जा नहीं पाई बिकॉज आई हैड वेरी लिमिटेड टाइम। एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑब्वियसली यूनिक होता है, जो सोचते हैं उससे अलग ही होता है। एंड माई इंटरव्यू वॉज मोस्टली फोकस्ड ऑन माई ग्रेजुएशन, एंड उन्होंने मोस्टली मुझसे आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। फॉर एग्जाम्पल जो चेयरमैन मैम थी उन्होंने मेरे से पूछा था कि व्हाट इज समथिंग दैट यू इमेजिन विल बी पॉसिबल विद आईटी आफ्टर 40-50 years which we cannot imagine right now, but you can because you are an IT graduate. So I was quite stumped by this question. It is not a question that I had prepared. So if people prepare such questions, they should, I guess, because I had not prepared. I was totally stumped. So I asked for a minute, and then I suggested that, ma'am, we can use blockchain for elections. This is a proposal that has been going on. Election Commission का ये proposal चल रहा है अभी कि हम blockchain के through elections करवाएं। तो मैंने उनको यही बताया। तो इस तरीके से उन्होंने काफी सारे graduation related questions मुझसे पूछे थे। एंड उसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड भी पूछे थे, जैसे कि एक रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी उस टाइम पे, तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि हाउ इज इट सिमिलर टू वर्ल्ड वॉर 2। एंड उसके अलावा एक उन्होंने मुझसे कॉमन क्वेश्चन पूछा था दिल्ली प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्टबल बर्निंग से रिलेटेड। एंड बाकी आई वुड से कि हाँ, एक क्वेश्चन उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पूछा था कि एज एन आईएएस, एज एन आईपीएस एंड एज आईएफएस, व्हाट वुड यू डू टू हैंडल द इश्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। हॉबीज पे मेरे ज्यादा नहीं पूछे गए थे। आई वाज होपिंग कि वो हॉबीज पे भी पूछेंगे। आई हैड प्रिपेयर्ड माय पोएम आल्सो, आई लाइक राइटिंग पोएट्री। सो बट ठीक है कोई बात नहीं पूछा तो, बट इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड इट्स ऑलवेज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। सो आई वाज आल्सो वेरी डाउटफुल कि अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, बट आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड विद माय मार्क्स, सो आई थिंक इट वेंट वेल ओनली।
यानी कि जो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है. यू डू नॉट हैव टू टेक इट लाइटली. दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ लॉट ऑफ इंजीनियर्स कि जो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है, वॉट एवर स्ट्रीम दे डू इन इंजीनियरिंग, उसको अच्छे से वो पढ़ के जाएं. जी, ग्रेजुएशन में मेन चीज ये है कि हम सिर्फ उसके मतलब सब्जेक्ट को डिटेल में ना पढ़ें, बल्कि उसकी हम एज अ सिविल सर्वेंट क्या चीज देख सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे होगी, वो मेन चीज है देखने की हमारे ग्रेजुएशन से रिलेटेड. Surbhi, we have talked in length about your preparation, and I think it will be a value addition for a lot of aspirants, जैसे हमने पहले भी कहा है. कुछ final tips सभी aspirants के लिए? जी, तो फाइनल टिप्स मेरे यही रहेंगे कि आई वुड से 3 थिंग्स. फर्स्टली आई वुड से कि प्लीज स्टडी कंसिस्टेंटली एंड डेली ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस. एंड व्हाइल स्टडिंग यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पढ़ा करती थी तो मैं टाइमर ऑन कर लेती थी एंड आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद द टाइमर. इफ आई एवर टुक अ ब्रेक इन बिटवीन, समबडी इज टॉकिंग टू मी, तो मैं वो टाइमर ऑफ कर देती थी. तो इससे क्या होता है कि जब आप रात में होते हैं पढ़ाई करके, बंद करते हैं पढ़ाई को, तो यू गेट एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग कि आपने कितनी देर एक्चुअली में पढ़ा है. ये नहीं कि किताब खोलकर बैठ गए और कुछ और ही मन में चल रहा है. होता है ये नेचुरली, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तब उसको पढ़ाई में मत मानिए. दैट इज नॉट पढ़ाई. तो ये मैं एक चीज करती थी. अगर आप अपने साथ ऑनेस्टी रखेंगे तो वो ही मेन चीज है जो आपको पेपर क्लियर करा सकती है. तो डेली और बहुत बड़े टारगेट्स मत बनाइए कि मैं डेली 12 घंटे पढ़ूंगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट विल बर्न यू आउट. तो आप डेली नॉर्मल टारगेट्स रखिए कि 8 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे, ये सब ठीक है. और जब पेपर पास आने लगे तब ज्यादा पढ़ सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग आई वुड से इज प्लीज मेंटेन कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ. तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ, तो आई वुड से कि मेरा कॉन्फिडेंस के कारण नहीं हुआ. प्रीलिम्स तो हो जाता है एटलीस्ट. सो आई वुड से कि प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ इफ यू आर स्टडिंग. अगर आप पढ़ रहे हैं तो व्हाई आर यू नॉट कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ? अ लॉट ऑफ पीपल वरी, स्पेशली जैसे जैसे पास आता है एग्जाम, कि आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर, लेट्स स्किप दिस अटेम्प्ट. ये नहीं करना चाहिए. अगर आप पढ़ रहे हैं देन यू शुड नॉट फेयर. एंड थर्ड थिंग आई वुड से इज कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग. यूपीएससी जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्रेनिंग एग्जाम होता है. इट इज वेरी लोनली फेस. यू ऑल्सो गेट वेरी एंग्शियस. You sometimes get very angry, you get frustrated. So I would say please take care of your mental health. Talk to somebody who is close to you and do things which you like. Keep time for them. अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप उसके लिए 1 घंटा रखिए, शाम के टाइम, रात के टाइम. अगर आपको कुछ एपिसोड देखना पसंद है नेटफ्लिक्स पे तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन लिमिट में. ये नहीं कि मैम ने कह दिया आप देख लेते हैं. लिमिट में देख सकते हैं. आपको अगर पार्क में जाना पसंद है, वॉक करना पसंद है, वो आप कर सकते हैं. आपको जो भी चीज पसंद है उसके लिए जरूर टाइम रखिए. इट विल रिफ्रेशन यू अ लॉट. मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बिल्कुल भी नहीं किया था एंड मैं इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी. आई विल से कि अगर आप ये सब चीजें रिलैक्सेशन लेते हैं तो योर ब्रेन विल से कि सब ठीक चल रहा है एंड इट विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट. और अगर आप कोई रिलैक्सेशन नहीं लोगे तो आपको ब्रेन को बहुत स्ट्रेस में रहेगा वो हमेशा. तो उसको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. इसलिए प्लीज रिलैक्स योरसेल्फ एंड स्टडी डेली. कभी कभी ब्रेक्स भी ले लीजिए. ये नहीं कि हाँ कभी ब्रेक ही नहीं लिया. इफ यू हैव स्टडीड नाइसली फॉर 2 weeks, then take a half day break, go out somewhere. So that is my advice for all the aspirants, and all the best to all of you. I will say that you all can clear the exam by yourself, so please believe in yourself. Very valuable advice, I guess, कि this examination is very demanding, इसलिए आपको खुद में भी consolidated रहना है and बहुत stress नहीं लीजिए. Also find out ways in which you can relax yourself, because ये examination demanding है और उसी हिसाब से आपको भी balance करना है कि आप अपने आप को कैसे काम रखेंगे. Thank you so much, Surbhi, for joining us in this interview session. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.